हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरलेस एरा। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं यूनिट 4 बीएसएस वन शॉट। तो आज के वन शॉट में हम कवर करेंगे बेसिक सिस्टम के चैप्टर 4 का, जिसका कंटेंट कुछ इस प्रकार है। आइए देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें कि आपके काफ़ी सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस आते हैं। जैसे कि मैंने आपकी चैप्टर 3 में बताया होगा, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन हम करते थे लाप्लास के फॉर्म में। तो उनका जब रिप्रेजेंटेशन आपको स्टेट स्पेस यानी कि मैट्रिक्स के फॉर्म में जब आपको बोला जाएगा करने के लिए, तो उसमें हम स्टेट स्पेस एनालिसिस लगाते हैं, जिसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, जो कि मैंने आपको पीपीटी के साथ साथ समझाया है। इनमें कुछ ट्रांसफर फंक्शंस होते हैं। बेसिकली इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो ट्रांसफर फंक्शंस होते हैं जिनका स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है। कुछ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है इसमें। और सारे इसमें जो कैलकुलेशन होते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में होते हैं। आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा, लेट से एच ऑफ एस दिया रहेगा, जो कि वाई ऑफ एस अपॉन यू ऑफ एस के फॉर्म में होगा। और इस ट्रांसफर फंक्शन का आपको क्या कह सकते हैं कि स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन आपको शो करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले आपको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आप यहाँ से इनपुट इस साइड ले जाएंगे और आउटपुट को राइट हैंड साइड लेंगे, उस इक्वेशन बनाएंगे। तो इसी तरीके की चीज़ें इसमें होंगी। तो ये वन शॉट है बीएसएस चैप्टर 4 का, यानी कि स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन का। तो इसमें मैंने अपने नोट से जितना भी मुझे मिला है, मैंने वन शॉट की तरह सभी चीज़ कवर कर दी है। उसमें मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व कर रखा है, जिसको मैं समझा दूंगा। और उसमें मैंने काफ़ी, जैसे कि स्टेट स्पेस मैट्रिक्स हैं, उनका क्या एडवांटेज होता है और उसका डेफिनेशन क्या होता है। कुछ छोटे मोटे डेफिनेशन से फ्रेम होती हैं 2 नंबर की, सच एज स्टेट मैट्रिक्स क्या होता है, उसके स्टेट वेरिएबल्स किसे कहते हैं और वेरिएबल्स क्या होता है, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। यानी कि मैंने नोट्स में सब कुछ अटैच किया हुआ है। तो आगे देखते रहिए। पीपीटी मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पे पढ़ना है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कि स्टेट स्पेस होता क्या है। तो स्टेट स्पेस एक्चुअली एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है, जिसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किस लिए? ताकि वो अलजेब्रिकली और काफ़ी सारे टाइम वेरिएंट, सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, मल्टी इनपुट एंड मल्टी आउटपुट सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो इस तरीके से कुछ इसके एडवांटेज होते हैं, जो कि सेमेस्टर में आपको पूछा जाएगा। सच एज पहला जो एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि हम स्टेट स्पेस एनालिसिस क्यों यूज़ करते हैं। So state space analysis is applicable to any type of system, such as चाहे वो लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, टाइम वेरिएंट हो, टाइम इनवेरिएंट हो, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट हो, मल्टी इनपुट और मल्टी आउटपुट सिस्टम। मतलब इन सारे तरीके के सिस्टम में जो स्टेट स्पेस में एनालिसिस होता है वो एप्लीकेबल होता है। यानी कि आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इन सिस्टम्स में लेते हैं, तो उनको आप इजीली मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके शो कर सकते हैं। उनके स्टेट्स को किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर सकते हैं कि फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ वेरी एडवांटेजियस टू ओवर द ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि एडवांटेज इसका कैसे है और किसके थ्रू किसके ऊपर आपका एडवांटेज है। यानी कि ट्रांसफर फंक्शन जो अप्रोच होता है, उससे स्टेट स्पेस एनालिसिस काफ़ी इजी पड़ता है। तो इसकी स्टडी हम लोग इसीलिए करते हैं। सिमिलरली सेकंड एडवांटेज क्या है इसका, इन स्टेट स्पेस एनालिसिस वी आर कंसिडरिंग इनिशियल कंडीशन ऑल्सो, दैट मीन्स वी कैन प्रेडिक्ट द इंटरनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम एट एनी टाइम इंस्टेंट। यानी कि स्टेट स्पेस एनालिसिस हमको एक ऐसा टाइम इंटरवल प्रोवाइड करता है, इनिशियल कंडीशन प्रोवाइड करता है, इसको टी नॉट बोला जाता है। उस टी नॉट पे हम सिस्टम का रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं कि इंटरनल स्टेट जो सिस्टम का है वो किस किस स्टेट पे है, या पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे वो कहाँ तक पहुँचा। ये कुछ इस तरीके के कह सकते हैं कि स्टेट स्पेस एनालिसिस फीचर प्रोवाइड करता है। तो ये जो मेनली 3 एडवांटेजेस हैं, आप इसको याद करिएगा। एक्चुअली इस पर क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, उसमें पूछ लेता है कि स्टेट स्पेस एनालिसिस का एडवांटेज क्या होता है ओवर ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच। तो आपको ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं उसमें। और जो लास्ट वाला क्या है, मैथमेटिकल एनालिसिस इज इजी इन स्टेट स्पेस बिकॉज देयर एनालिसिस कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। यानी कि आप मैट्रिक्स का सम, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्ट ये सब कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ईजी हो जाता है। तो दैट्स वाई स्टेट स्पेस एनालिसिस इज मच कंसिडरेबल ओवर द ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच। एंड आइए देखते हैं कि जो 2 नंबर में डेफिनेशंस आते हैं, उनके कुछ डेफिनेशन से वो पढ़ लेते हैं। सच एज स्टेट अगर पूछ देता है आपको, तो स्टेट का डेफिनेशन आपको क्या लिखना है। इट इज द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स सच दैट द नॉलेज ऑफ द वेरिएबल्स एट टाइम टी इज इक्वल टू टी नॉट विद द नॉलेज ऑफ इनपुट एट टी ग्रेटर देन टी नॉट कंप्लीटली डिटरमाइंस द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एट टी एनी टी ग्रेटर देन टी नॉट। यानी कि अगर आप उसका इन्फॉर्मेशन, आपका इनिशियल इन्फॉर्मेशन आपको पता है, और एक इन्फॉर्मेशन जो टी से जस्ट टी नॉट से जस्ट बाद का है, यानी कि 2 इन्फॉर्मेशन आपको अगर उसकी नॉलेज है, तो आप उससे सिस्टम की कंप्लीटली बिहेवियर को गेस कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो स्टेट का डेफिनेशन आप इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखते हैं स्टेट वेरिएबल क्या होता है। स्टेट वेरिएबल्स अ सेट ऑफ वेरिएबल्स विच डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। ऑब्वियसली यानी कि किसी स्टेट का कोई एक वेरिएबल है, वो किसी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, चाहे वो x1 हो, x2 हो, या फिर कोई भी वेरिएबल हो, y भी हो सकता है, या अदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो उन वेरिएबल्स को क्या कहा जाएगा, जो कि किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनको स्टेट वेरिएबल्स कहा जाएगा। सिंपल।
सिमिलरली स्टेट वेक्टर क्या होता है? स्टेट वेक्टर इज अ कॉलम मैट्रिक्स, सो इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स, माने कि स्टेट वेक्टर हरदम एक कॉलम मैट्रिक्स में शो होता है जिसमें स्टेट वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपली डेफिनेशन इसका, स्टेट वेक्टर इज अ कॉलम मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर स्टेट वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम। यानी कि स्टेट वेरिएबल्स में जो क्या कह सकते हैं एलिमेंट्स होते हैं, स्टेट वेक्टर में जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेट वेरिएबल्स ही होते हैं जो कि कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं कुछ इस तरीके से, यानी कि वो वर्टिकली नहीं चलेंगे। सिमिलरली व्हाट इज स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन? तो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसको देख लीजिए। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे हम टाइम इनवेरिएंट सिस्टम लेते हैं, सच एज एक्स डैश जो है इज डिनोटेड बाई ए एक्स ऑफ टी एंड बी यू ऑफ टी। सिमिलरली वाई यानी कि इनपुट रिस्पॉन्स है जो कि डिफरेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, एंड सिमिलरली ये आउटपुट रिस्पॉन्स है जो कि सी ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस डी ऑफ यू ऑफ टी है। तो यहाँ पे रेस्पेक्टिव जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं ए बी सी डी, ये क्या है और एक्स ऑफ टी क्या है, वाई यू ऑफ टी क्या है और वाई ऑफ टी क्या है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक्स ऑफ टी इज कॉल्ड द स्टेट वेक्टर, यू ऑफ टी इज कॉल्ड द इनपुट वेक्टर, वाई ऑफ टी कॉल्ड एज आउटपुट वेक्टर, ए इज कॉल्ड एज सिस्टम मैट्रिक्स यानी कि जो सिस्टम को शो करेगा, सिस्टम पैरामीटर्स को शो करेगा, इनपुट मैट्रिक्स जो कि इनपुट मैट्रिक्स के पैरामीटर्स को शो करेगा। सिमिलरली सी इज द आउटपुट मैट्रिक्स एंड डी इज द ट्रांजिशन मैट्रिक्स, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट चेंज होने में जो पैरामीटर्स चेंज होंगे उसको ट्रांजिशन मैट्रिक्स, मतलब उस मैट्रिक्स में जो चीज़ें रहेंगी उसको जो एलिमेंट्स रहेंगे उसको ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो सिमिलरली जो आपको आगे भी क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इसी फॉर्म में बनेगा जहाँ पे आपको ए बी सी डी ये 4 मैट्रिसेस आपको दिए रहेंगे और इनसे आपको पूछा जाएगा कि आप इसका स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करिए या फिर स्टेट स्पेस से ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंटेशन करिए या फिर ट्रांसफर फंक्शन से स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंटेशन करिए। तो ये 2 तरह के सवाल इससे फ्रेम होते हैं और कुछ क्वेश्चन फ्रेम होते हैं 2 नंबर के, जैसे कि स्टेट वेक्टर और बाकी सब कुछ, तो मैंने वो आपको दिखा दिया ऊपर। सिमिलरली आइए देखते हैं कि फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में मतलब फिजिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है इसका। तो लेट्स फर्स्ट कंसीडर दैट वी हैव आरएलसी इन सीरीज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। अब इसका क्या कह रहा है कि स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन निकालिए सर्किट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग देख लेते हैं। जैसे नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि एनर्जी स्टोर कर रहे हैं उनको नंबर ऑफ स्टेट मान लेंगे। तो इसमें सी स्टोर करता है, एल स्टोर करता है, तो उनको हम क्या कर लेंगे, उनको हम गेस कर लेंगे कि दे आर एज स्टेट वेरिएबल्स। नाउ कंसिडर सर्किट आई फ्लोइंग थ्रू, मतलब करंट आई फ्लोइंग थ्रू इन वन स्टेट वेरिएबल एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज अनदर स्टेट वेरिएबल्स। यानी कि करंट जो कि इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है वो एक स्टेट वेरिएबल हो गया, और जो वोल्टेज फ्लो कर रहा है कैपेसिटर सी के अक्रॉस वो अनदर स्टेट वेक्टर हो गया, आई मीन स्टेट वेरिएबल हो गया। सिमिलरली जो हमने वेरिएबल फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन किया था, यानी कि आई ऑफ टी और भी ऑफ टी, या हाँ भी ऑफ टी था। सिमिलरली इन दोनों को हम 2 टाइप के वेरिएबल मान लेंगे, जिस I of t is x1 of t variable and v of t is x2 of t variable, and for a given system we can obtain so many state space representation, therefore state space is not unique। यानी कि सिस्टम में जितने तरह के पैरामीटर्स होंगे हम उतने तरीके के स्टेट वेरिएबल्स कंसिडर कर लेंगे। सो दे आर नॉट यूनिक, आई मीन सिमिलरली u of t जो कि इनपुट मैट्रिक्स है और y of t जो कि आउटपुट मैट्रिक्स है, यानी कि हम सप्लाई क्या दे रहे हैं, v ऑफ टी सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमने इनपुट मैट्रिक्स क्या माना है, u ऑफ टी माना है, एंड सिंपली y ऑफ टी हमने क्या माना है, आउटपुट। तो आउटपुट हम लोग किसके क्रॉस ले रहे हैं, कैपेसिटर के क्रॉस ले रहे हैं। तो इसको आप चाहे v ऑफ टी लिखिए या फिर c ऑफ टी लिखिए, यानी कैपेसिटर के क्रॉस का वोल्टेज जो कि आउटपुट हमको चाहिए। तो सिमिलरली अब हम इसे KVL लगा के इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो KVL आप जब फॉर्म करेंगे तो हमें इक्वेशन जो मिलने वाला है वो I ऑफ टी एंड v ऑफ टी के फॉर्म में मिलेगा। तो इक्वेशन हमारा बनता है v ऑफ टी इज इक्वल टू r इंटू आई ऑफ टी एल डी आई अपॉन डी टी एंड प्लस वी सी ऑफ टी। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो हमने रखा है कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज उसको वी सी रखा है, और जो इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है उसको हमने एल डी आई अपॉन डी टी के फॉर्म में रखा है, मतलब चेंजिंग वेरिएबल जो है आई ऑफ टी के फॉर्म में रखा हुआ है। सिमिलरली अब जो हमने वेरिएबल कंसिडर किया था उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, यानी कि ऊपर हमने रखा था, हमने क्या माना था, आई ऑफ टी माना था x1 ऑफ टी एंड v ऑफ टी माना था x2 ऑफ टी। तो सिमिलरली वी सी ऑफ टी हमने x2 ऑफ टी से रिप्लेस कर दिया एंड सिमिलरली डी आई अपॉन डी टी, यानी कि जो आई ऑफ टी था यानी कि x1 टी था उसका एक बार डिफरेंशियल करके हमने यहाँ वैल्यू ले लिया। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं x1 के ऊपर डैश लगा हुआ है, यहाँ पर हल्का सा डैश आपको दिख रहा होगा, उस डैश को आप कंसिडर करिए, यानी कि वो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। नाउ हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशियल फॉर्म को अपने लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे, और बाकी सारे इक्वेशन को अपने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। सिमिलरली हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एल को नीचे भेजेंगे और इक्वेशन 1 हम फॉर्म कर लेंगे। नाउ ये x2 ऑफ टी कहाँ से आया, अब हम देखते हैं इनपुट इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया, यानी कि हम KVL जब लगाए थे तो KVL से हमें v ऑफ टी मिला, और v ऑफ टी क्या था,
यहाँ का इनपुट वोल्टेज था, अब हम आउटपुट वोल्टेज निकाल रहे हैं जो कि कैपेसिटेंस अक्रॉस है। यानी कि सिस्टम में इनपुट और आउटपुट ये कंसिडर करके दिया हुआ रहेगा। एक्चुअली क्वेश्चन इस तरीके से नहीं फ्रेम होता है, बट ये एक स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन है जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। तो इसको एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन कुछ इससे और इजी तरीके से फ्रेम होते हैं। तो सिमिलरली अब हम आउटपुट वोल्टेज के लिए भी इक्वेशन लिख लेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज के लिए हम लोग क्या इक्वेशन लिखेंगे, आउटपुट इक्वेशन हमारा मिलेगा VC का अक्रॉस, यानी कि हम लोग को वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो है वो हमारा आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली उसका इक्वेशन कैसे फ्रेम होगा, I/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt, यानी कि वोल्टेज का इक्वेशन जो फॉर्म होगा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली x2 हम कंसिडर कर लेंगे, यानी कि हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे I dt इंटीग्रेशन ऑफ I dt। जब हम दोनों साइड एक्चुअली यहाँ पे इंटीग्रेशन को हटाने के लिए दोनों साइड डिफरेंशिएशन लिया गया, तो x2 को हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो x2 डैश आ जाएगा, एंड सिमिलरली इंटीग्रेशन यहाँ हट जाएगा और 1/C I बचेगा, जिसको I को किसी रिप्लेस कर देंगे x1, क्योंकि एक वेरिएबल है, इसको हमने पहले लेट करके रखा था। एक्चुअली एक बेसिक करंट में दो ही वेरिएबल हो सकते हैं जो कि आप जानते हैं, करंट और वोल्टेज। दैट्स वाई अगर आप उसको जिस भी वेरिएबल से उस पैरामीटर को आप डिफाइन किए हैं ऊपर, उसी वेरिएबल से आपको बाद में करंट या वोल्टेज रेस्पेक्टिवली रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सिमिलरली I को हमने x1 से रिप्लेस कर दिया, तो हमें ये आउटपुट क्या कह सकते हैं, आउटपुट फंक्शन का एक्सप्रेशन मिल गया। तो आउटपुट फंक्शन का हमें एक्सप्रेशन मिल गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन हम बना लेंगे इक्वेशन 2, और यहाँ पे इक्वेशन बन गया था हमारा इक्वेशन 1, यानी कि जो x1 पैरामीटर था उसका इक्वेशन बन गया, x2 पैरामीटर इसका इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे आउटपुट जो हमारा था, जिसको हमने लेट किया था कि VC जो कि हम लोग को कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ था, उसको हमने VC यानी आउटपुट वोल्टेज को हमने आउटपुट रिस्पॉन्स माना था, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं y से। सिमिलरली y से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो y बिकम्स इक्वल टू VC एंड विच वी हैव लेट एज x2। यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ हमने आउटपुट को क्या मान के रखा था, x2 मान के रखा था, तो उसी को हमने y लेट किया है फर्स्टली, और उसको VC के बराबर दिखाया है, देन x2 इसके बराबर हो गया है। तो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। आपको पहले दोनों वेरिएबल्स यानी कि I और x जो कि x1 के बराबर था, देन VC जो कि x2 के बराबर था, उसका इक्वेशन हम बनाएंगे थ्रू द हेल्प ऑफ द सर्किट। उसका इक्वेशन लिखेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर एक इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं y एज आउटपुट, और हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सी वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो इसमें x2 इन्वॉल्व था। तो सिमिलरली हमारा x1 और जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी x1 डैश ऑफ t एंड x2 डैश ऑफ t, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्टेट स्पेस में एक्चुअली इन्हीं का तो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। जो डिफरेंशियल फॉर्म के वेरिएबल्स होते हैं उनका स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो हमें जो डिफरेंशियल फॉर्म था x1 x2 का, उसे हमने यहाँ लिख लिया मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब हम अपनी इक्वेशन से मैच करेंगे कि वो मैट्रिक्स में कौन सी जगह पे आएगा। तो सिमिलरली x1 x2 में कौन कौन वेरिएबल्स थे, x1 एंड x2 में क्या क्या वेरिएबल्स थे, x1 एंड x2 वेरिएबल्स था, एंड u वेरिएबल था। u वेरिएबल क्या था, यूनिट u क्या वेरिएबल था, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, u क्या था, इनपुट वेक्टर था। तो सिमिलरली इनपुट वेक्टर था, तो कहाँ गए हम लोग, हाँ, तो हम देख सकते हैं इनपुट वेक्टर था एक्चुअली। तो उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 में x2 और x1 का जो कोफिशिएंट है वो हमने यहाँ लिखा हुआ है, और x2 जो कि इक्वेशन 2 का है उसका कोफिशिएंट 1.c यहाँ हमने लिखा है। और आप ध्यान देंगे कि इक्वेशन 2 में x1 टर्म जो है अवेलेबल ही नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट हमने 0 लिखा है। जब इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रो इंटू कॉलम आप जानते हैं मल्टीप्लाई होता है। तो जो पहला रो है, ये ऊपर का पहला रो है, वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो x1 माइनस r/l से मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस x2/l। तो इसी प्रकार से हमारा इक्वेशन पहला मिल जाएगा। तो उसी को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया है। हालांकि मैट्रिक्स को जब आप ओपन करेंगे तो आपका वही ओरिजिनल इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो इसकी मीनिंग पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस हम उसका रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में कर रहे हैं। सिमिलरली u का टर्म इक्वेशन 1 में अवेलेबल था, दैट्स वाई इसका मल्टीपल ऊपर की तरफ है, और इक्वेशन 2 में कोई भी कंपोनेंट वेरिएबल नहीं था इनपुट का, दैट्स वाई ईयर 0 लिखा हुआ है। सिमिलरली y जो कि हमने आउटपुट मैट्रिक्स कंसिडर किया था अपने से, हमें इनपुट इक्वेशन के साथ आउटपुट इक्वेशन भी शो करना पड़ता है। तो इनपुट का डिफरेंशियल इक्वेशन हमने शो कर दिया था, बट आउटपुट हमने कंसिडर नहीं किया था। तो आउटपुट के लिए भी हम एक इक्वेशन मानेंगे जिसको y से जनरली दिखाया जाता है। अभी क्वेश्चन आप देखेंगे आगे। तो सिमिलरली उसको हमने ले लिया। तो y पहले इक्वेशन में आप y का इक्वेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोने मैंने लिखा है। तो इसमें कौन सी टर्म अवेलेबल थी, x2 की टर्म अवेलेबल थी। तो सिमिलरली हम इसको भी एक्सपेंड करेंगे, तो x2 का मल्टीप्लाई जब 1 से होगा तो सिर्फ x2 बचेगा, एंड u टर्म यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो u का कोई टर्म नहीं है, इसलिए 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि अगर इस इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी, यानी कि इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, और ये स्टेट स्पेस मॉडल में
रिप्रेजेंट हो गया है ये गिवन सर्किट। तो सिमिलरली आपको क्वेश्चन करने हैं एंड ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरेलल आरएलसी सर्किट। तो ये एक्चुअली आप खुद से करके देखिए, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे जो आर एल सी है इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन किया हुआ है और इनमें आप ध्यान दीजिएगा कि इनमें जो वेरिएबल्स होंगे उनको आपको लेना है ध्यान से। जैसे कि x1 आपको वेरिएबल लेना है आई एल ऑफ टी, यानी कि जो कि करंट इसके अक्रॉस है, x2 ऑफ टी जो कि वोल्टेज है किसके अक्रॉस, आई सी ऑफ टी के, एंड इनपुट आप क्या दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इनपुट करंट के फॉर्म में दे रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे करंट के फॉर्म में दे रहे हैं इनपुट। और पिछले केस में क्या था कि हम वोल्टेज के फॉर्म में इनपुट दे रहे थे। एंड आउटपुट हमें क्या लेना है, आउटपुट ऑब्वियसली हमको आउटपुट वी ऑफ टी से शो किया हुआ है, तो किसके अक्रॉस हमको वोल्टेज चाहिए, हमको कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो वाई ऑफ टी इज रिप्रेजेंटेड बाई वी ऑफ टी, या इसको वी सी ऑफ टी भी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ केवीएल तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि सम ऑफ करंट हमको दिख रहा है, तो हम केसीएल अप्लाई करेंगे। केसीएल अप्लाई करने के बाद हमें इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन को हम फिर मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन उसी प्रकार से होंगे, पहले आपको स्टेट वेरिएबल्स कंसीडर करना है, वोल्टेज करंट, इनपुट मैट्रिक्स यू ऑफ टी, देन आउटपुट मैट्रिक्स वाई ऑफ टी, और फिर इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसके बाद मैट्रिक्स में इन सबको शो कर देना है डिफरेंशियल फॉर्म कंसीडर करते हुए। अगर आप इन क्वेश्चन को देख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्क हो रहा है इसमें। तो एक्चुअली ये वन शॉट वीडियो है, तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन एक वीडियो में नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता जा रहा हूँ पूरा, और क्वेश्चन भी मैं एक आगे इसमें समझा दूंगा, तो इससे आपका जो तैयारी है चैप्टर 4 का वो एफिशिएंट होगा। सिमिलरली सॉल्यूशन फॉर ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन भी आएगा, तो देख लीजिए। सो यहाँ पे एक्चुअली आप समझते क्या है नॉन होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन से। तो स्टेट इक्वेशन रिप्रेजेंट करने का जो होता है मेन व्हाट यू कैन से जी फॉर्मेट, जैसे कि मैंने ऊपर आपको दिखाया था, ए बी जो मैट्रिसेस होते हैं वो मैंने दिखाया था, और सी डी मैट्रिसेस होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ए को सिस्टम मैट्रिक्स बोलते हैं और बी को इनपुट मैट्रिक्स बोलते थे। सिमिलरली सी को हम आउटपुट मैट्रिक्स बोलते थे और डी को ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोलते थे। तो इसी फॉर्म में जो स्टेट स्पेस का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है स्टेट स्पेस में हम इसी प्रकार से शो करते हैं। तो सिमिलरली एक्स डैश ऑफ टी है जो वो ए एक्स ऑफ टी एंड बी इंटू यू ऑफ टी से शो किया जाएगा, जहाँ पे यू क्या है, इनपुट वेक्टर है, एक्स टी ऑफ क्या है, स्टेट वेक्टर है, एंड वाई ऑफ टी क्या है, आउटपुट वेक्टर है। एक वेक्टर है, एक मैट्रिक्स है, जो कि कांस्टेंट से शो किया गया है वो मैट्रिक्स है, और जो टी के फॉर्म से शो किया गया है वो वेक्टर है। तो उसी तरीके से देखते हैं ये, तो सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस स्टेट इक्वेशंस। नॉन होमोजेनियस से क्या समझ में आता है कि यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है दैट कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, ए एज वेल एज बी टर्म, यानी कि जो यहाँ पे एक्स ऑफ टी मैट्रिक्स है, स्टेट मैट्रिक्स ए एज वेल एज द इनपुट मैट्रिक्स बी, ये दोनों इसमें आते हैं। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस स्टेट, नॉन होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन। अभी आगे हम देखेंगे कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है। तो इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस यही होता है कि इनमें जो एक्स्ट्रा टर्म है सच एज बी ऑफ यू टी जो आया है उसको कंसिडर करेंगे आप, तो उसको नॉन होमोजेनियस बोला जाएगा। अगर वो टर्म नहीं आता है देन इट इज़ कॉल्ड एज, यहाँ पे देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं ये है होमोजेनियस इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टर्म एडेड इसके साथ ऐड नहीं है। तो सिमिलरली इट इज़ कॉल्ड एज होमोजेनियस इक्वेशन, बिकॉज एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एक्स डॉट ऑफ टी से रिप्रेजेंट किया गया है, वो किसी कांस्टेंट यानी कि सिस्टम मैट्रिक्स प्लस एक्स ऑफ टी यानी कि सिस्टम वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। वेयर एज जो कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है उसमें दो तरह के मैट्रिक्स आ रहे हैं और दो तरह के वेक्टर्स इसमें शो किए गए हैं, एंड इट इज़ नॉन होमोजेनियस। तो सिमिलरली इसका डेरिवेशन देखिए, हमें पहले क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है उससे हम लेना है। इक्वेशन के बाद हम क्या करेंगे, उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो डिफरेंशियल का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको मैंने पिछले चैप्टर में दिखाया था, उसका वन शॉट आपने नहीं देखा तो जाके देखिए जरूर। सो डिफरेंशियल ऑफ एक्स ऑफ टी एफ करेंगे तो एस ऑफ एक्स ऑफ एस आएगा, देन इनिशियल स्टेटमेंट जो कि माइनस के साथ आता है एक्स ऑफ जीरो। सिमिलरली हम अपने राइट हैंड साइड भी लगाएंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक्स ऑफ टी एक्स ऑफ एस मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन बदल जाएगा कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में। सिमिलरली यू ऑफ टी यू ऑफ एस बदल जाएगा कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में। नाउ सिंपली हम लोग एक्स ऑफ एस वाले जो टर्म्स हैं उसको एक साइड ला देंगे और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड भेज देंगे। उसके बाद हम कुछ इस तरीके से एक्स ऑफ एस कॉमन ले लेंगे, जो कि हमें एस आई माइनस ए के फॉर्म में एक क्या कह सकते हैं, एस आई माइनस ए बन जाएगा एट द लेफ्ट हैंड साइड, एंड ई वाला राइट हैंड साइड में चला जाएगा। यहाँ पे एस जो है कि कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, माइनस ए क्या है, ए है इनपुट मैट्रिक्स, ए है सिस्टम मैट्रिक्स, बी है इनपुट मैट्रिक्स। तो सिमिलरली बी राइट हैंड साइड में चला जाएगा एक्स ऑफ जीरो प्लस बी इंटू यू एस के फॉर्म में। नाउ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका इन्वर्स से, इसके इन्वर्स से। क्यों, क्योंकि हमें एक्स ऑफ एस के फॉर्म में चाहिए, तो हमें इस टर्म को हटाना है, तो हम इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैट्रिक्स में आपने पढ़ रखा था कि इन्वर्स का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं उसका प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग होता है। तो अगर आप उसका प्री मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं यानी कि वो उस इक्वेशन के सामने आएगा, तो सिमिलरली उसकी इक्वेशन के सामने आएगा और इस दोनों टर्म को कैंसिल कर देगा और यहाँ पे उसका इन्वर्स चला जाएगा। तो
तो सिमिलरली यहाँ पे जो इन्वर्स लिखना भूल गया एक्चुअली तो यहाँ का ये टर्म तो कैंसिल हो गया, तो हमारा बचेगा एक्स ऑफ एस। सिमिलरली हमारा एस माइनस ए का होल इन्वर्स जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट एक्स ऑफ जीरो देन बी ऑफ यू बी इंटू यू ऑफ एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ क्या करेंगे, हम इन्वर्स लाप्लास लगा देंगे बोथ साइड। क्यों? क्योंकि हमको लाप्लास का इन्वर्स शो करना है, बिकॉज हमको और सिंप्लीफाई करना है। तो हम जब इन्वर्स लाप्लास लगाएंगे तो ये वाली टर्म आप देख रहे हैं जो यहाँ पे जो टोटल ये टर्म है, यानी कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ ब्रैकेट में एस माइनस ए का होल इन्वर्स, तो इसको हम बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स STM। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि e टू द पावर AT की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि जो ये टर्म है ना एस इन्वर्स ब्रैकेट में SI माइनस ए का होल इन्वर्स जो है फिर उसका भी इन्वर्स है, देन उसका ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो ये वाली टर्म जो है ना इसे कहते हैं STM स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, जिसको यूलर यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो किया जाता है e टू द पावर AT। तो उसी को हमने यहाँ प्रेजेंट कर दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स में रिप्रेजेंटेशन है इसको हम आगे देखते हैं एक्चुअली होता क्या है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं किसकी, STM की, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की। यहाँ पे तो हम डिराइव कर रहे हैं एक्चुअली, तो इसको जैसा मैंने बताया वैसा जस्ट इसे लिख देंगे। सिमिलरली ये वाला टर्म यहाँ पे जो लाप्लास इन्वर्स पहले इस पे लगा था तो यहाँ पे टर्म बन गया था, अब इस वाले पे लगेगा तो यहाँ पे टर्म आ जाएगी। तो सिमिलरली ये बन जाएगा मोस्ट जनरलाइज स्टेट इक्वेशन बन जाएगा ये वाला। यानी कि जब आपको कोई नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें ए बी जो है ये इनपुट मैट्रिक्स है, ये सिस्टम मैट्रिक्स है, तो ए बी जब आपको दिया रहेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नॉन होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इससे आपको क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है और यू कैन से आपको उसकी रिस्पॉन्स निकालनी है, यानी कि एक्स ऑफ टी निकालनी है। तो आपको इस इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको एस के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए करेंगे, उसका होल इन्वर्स करेंगे, देन बी माने इनपुट मैट्रिक्स जो कि दिया रहेगा ऊपर उसको पुट करेंगे, देन यू ऑफ एस यानी कि इनपुट वेक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तब आप उसका लाप्लास लेंगे, देन यू विल मल्टीप्लाई विद द स्टेट ट्रांजिशन देन यू विल ऐड विद द स्टेट ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स, तब जाके आपको उसका एक्स ऑफ टी मिलेगा। यानी कि उस सिस्टम को आपने पहले स्टेट मैट्रिक्स से लेते हुए आपने उसे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देन टाइम रिस्पॉन्स में आपने शो किया, मतलब एक्स ऑफ टी में आपने उसको शो किया है। सिमिलरली इसका मोस्ट जनरलाइज इक्वेशन लाने के लिए हम अब क्या करेंगे, इसका कन्वोल्यूशन लेंगे। तो कन्वोल्यूशन लेने के बाद एक्चुअली आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे जो लाप्लास इन्वर्स है ना, हमें इससे सॉल्व करना है। ये वाला जो टर्म बच गया ना कॉम्प्लेक्स वाला, इसे सॉल्व करने के लिए हमें कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी लगाने के लिए हम जानते हैं कन्वोल्यूशन लाप्लास का कन्वोल्यूशन, अगर लाप्लास लेते हैं दो कन्वोल्यूशन फंक्शन के, यहाँ पे देखिए दो कन्वोल्यूशन फंक्शन उसका लाप्लास हमने लिया, तो उन दोनों का फेजर मल्टीप्लिकेशन हमें मिलता है। सिमिलरली अब हम इसे इन्वर्स कर देते हैं, तो अगर दो कन्वोल्यूशन किसी दो टाइम वेरिंग फंक्शन का कन्वोल्यूशन हम लेते हैं तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ उन दोनों के फेजर मल्टीप्ल के बराबर होगा। सिमिलरली कन्वोल्यूशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। एक्चुअली इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कन्वोल्यूशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें टाउ रिप्रेजेंट द टाइम कांस्टेंट, यानी कि x1 ऑफ टाउ x2 t माइनस टाउ डी टाउ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें ये इसको सॉल्व करना है, एक्चुअली इसके लिए हम इतना तामझाम कर रहे हैं, वरना बाकी हमारा इक्वेशन तो सॉल्व भी हो चुका था। तो इसमें पहले वाले टर्म को x1 ऑफ t मान लेंगे, दूसरे वाले को x2 ऑफ t मान लेंगे। बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये क्योंकि फेजर फॉर्म में है तो हम इसको x1 ऑफ s मानेंगे, और यहाँ पे भी ये फेजर फॉर्म में है तो इसको भी हम x2 ऑफ s मानेंगे। सिमिलरली x1 ऑफ t लाने के लिए हम इसका लाप्लास इन्वर्स लेंगे। ऑब्वियसली अगर आप इन्वर्स लेंगे तब आप फेजर से टाइम में पहुँचेंगे। तो सिमिलरली x2 ऑफ t मतलब टाइम डोमेन में लाने के लिए हमें इसका भी लाप्लास इन्वर्स लेना पड़ेगा। तो जिस प्रकार हम अब ऊपर आपको दिखा सकते हैं कि x1 ऑफ t और x2 ऑफ t हमने कन्वोल्यूट किया था, सिमिलरली उसका कन्वोल्यूशन का प्रॉपर्टी हमने यहाँ शो कर दिया। सिमिलरली x1 ऑफ t x2 ऑफ t हमें मिल गया है, तो अब इसका हम कन्वोल्यूशन कर देंगे, और कन्वोल्यूशन करने के बाद हमें जो कंप्लीट इक्वेशन मिलेगी वो कुछ इस फॉर्म में मिलेगी। तो इसको आप अगर उसमें इस इक्वेशन को इसमें पुट करते हैं अब वाले में, इस वाले में, तो आपको ये जनरलाइज इक्वेशन मिल जाएगा जिसको मैंने शो किया है लास्ट में। सो दिस इज एक्चुअली द कंप्लीट सॉल्यूशन। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द केस जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ तक ही खत्म हो जाता है, बट आपको जनरलाइज्ड क्या कह सकते हैं कि इसका जनरलाइज आपको डेरिवेशन पूछेगा तो आपको यहाँ तक लाके खत्म करना है, तब जाके आपको पूरी नंबर मिलेगी। ये है इसका फाइनल इक्वेशन। अब आइए क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा क्वेश्चन आपका फ्रेम होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, एक्चुअली स्टेट ट्रांजिशन नहीं, स्टेट स्पेस मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि x1 ऑफ t x2 ऑफ t डिफरेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, जहाँ की ये वाला a है मैट्रिक्स और ये वाला b है मैट्रिक्स। इसका एक क्या कह सकते हैं कि पैटर्न है, यानी कि जो ये इक्वेशन लिखा हुआ है a b और c d के फॉर्म में जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था,
तो आपको पहचानने आना चाहिए। अगर एक्स1 ऑफ टी के साथ एक्स के साथ अगर एक्स टी जुड़ा हुआ है तो ये सिस्टम मैट्रिक्स होगा और ये इनपुट मैट्रिक्स होगा अगर इसके साथ बी ऑफ टी लगा देते हैं तो। एंड सिमिलरली वाई ऑफ टी के केस में अगर इसमें एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाइड है तो इसको आप क्या बोलेंगे, आउटपुट मैट्रिक्स, एंड इसको क्या बोलेंगे, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, जो कि मैंने ऊपर आपको दिखाया था, एक बार आप देख सकते हैं उसको जाके। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि ये इक्वेशन फॉर्म कर रहा है जिसमें ये वाली मैट्रिक्स ए कहलाएगी, ये वाली बी कहलाएगी। सो उसकी वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया जनरलाइज इक्वेशन जो मिला था हमें नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे लिख लेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमें नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए, तो हमने उस इक्वेशन को लिख लिया। अब ई ऑफ टी क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि ई ऑफ टी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स होता है जो कि इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे हम पहले क्या निकालेंगे, एस आई माइनस ए। तो एस के साथ हमने मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर हमने माइनस ए किया जो कि यहाँ दिया हुआ है। ए कहाँ दिया आप नहीं जान पा रहे हैं तो देख लीजिए फिर से, ए ये दिया हुआ है, बी ये वाली मैट्रिक्स दी हुई है, तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, बी की वैल्यू हमने फिर बाद में बी की वैल्यू हमने बाद में पुट की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एस आई माइनस ए निकाल रहे हैं, तो हमें ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये मिलेगा जो कि एस आई माइनस ए के बराबर है। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो आप मैथ में पढ़ चुके होंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए अगर वो 2x2 का है तो एक शॉर्ट फॉर्म होता है। क्या शॉर्ट फॉर्म होता है कि नीचे आप उसके डिटर्मिनेंट ले लेते हैं और ऊपर के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको आप इंटरचेंज कर देंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके आप साइन चेंज कर देंगे। तो सिमिलरली माइनस एन गोज टू 2 एंड s+3 कम्स हियर एंड s गोज हियर। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा और ये डिटर्मिनेंट बन जाता है नीचे वाला पार्ट और ये एक्सचेंज होकर आ जाएगा। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी जो कि ट्रांसफर फंक्शन की तरह शो हो रही होगी। तो हमें वही तो निकालना है। हमें एक्चुअली दिया गया क्या था, हमें दिया गया था x1 ऑफ टी जो कि डिफरेंशियल फॉर्म में था एंड x2 ऑफ टी जो कि ये भी डिफरेंशियल फॉर्म में था, और ये किस फॉर्म में था, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो उस मैट्रिक्स की मदद से हमने क्या निकाला, उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल दिया। तो ट्रांसफर फंक्शन एक्चुअली अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ट्रांसफर फंक्शन अभी नीचे हमें पूरा एंड तक इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको हम एक्स ऑफ टी बोलते हैं। सिमिलरली हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, इसे भी और इसे भी। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, जिसको मैं इस तरीके से दिखा दिया हूँ। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। अब उसके बाद आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है बी। पार्शियल फ्रैक्शन आपने कर दिया, बी का आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 0 एंड 1 से, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स को अपने यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई किया है। क्यों, क्योंकि हम फॉर्मूला पूछा था, ये देखिए अपने एस माइनस ए का होल इनवर्स निकाल दिया, तो अब बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एंड यू ऑफ टी आपको दिया गया था, इनपुट मैट्रिक्स आपको दिया गया है। अब यू ऑफ टी कैसे पहचानेंगे, यू ऑफ टी आप एक्चुअली आपको मेंशन किया हुआ है। यू ऑफ टी देखिए आप मेंशन किया यूनिट स्टेप में आपको बताया था यूनिट स्टेप का लाप्लास क्या होता है। एक्चुअली यू ऑफ टी आपको दिया है तो हमें रखना क्या है, हमें रखना था यू ऑफ एस के फॉर्म में ना। तो यू ऑफ एस कैसे आएगा, लाप्लास लगाएंगे तब आएगा ना। तो यू ऑफ टी का लाप्लास लगाएंगे तो क्या आएगा, यूनिट स्टेप का लाप्लास होता है 1/s। अगर कोई कांस्टेंट है, मान लीजिए 2ut दिया रहता तो 2/s होता। सिमिलरली तो यहाँ पे उसका लाप्लास हमने लिख दिया है, और यहाँ पे वो इक्वेशन है जो कि बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो कि इनपुट मैट्रिक्स है। तो उसके बाद हमें जो एस आई माइनस होल इनवर्स इंटू बी का जो मिलेगा मैट्रिक्स, वो इस तरीके से मिलेगा, ये रहा। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली 7 मार्क्स का फ्रेम होता है, और इसमें सही बात है कि बहुत टाइम जाता है। तो इसमें अगर आपको लाप्लास और इसका फार्मूला आपको याद है और लाप्लास आपको लगाना आता है तो आप इसको बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन में भी काफ़ी टाइम जाती है, तो उसको भी आपको ध्यान देके चलना है। ऐसे क्वेश्चन आप बार ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाने चाहिए, और आप एग्जाम में जाकर फंस जाएंगे। तो यहाँ पे जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है उसको कैसे मैंने निकाला है वो देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का जो एक्सपेंशन होता है कुछ इस प्रकार होता है। तो हमें तो एस माइनस ए का होल इनवर्स मिल गया है, अब हमें क्या करना है, उसका लाप्लास इनवर्स लगा देना है। तो सिमिलरली हम जानते हैं लाप्लास इनवर्स हमें लगाने आता है भाई, तो हम लगाएंगे उसे। तो लाप्लास इनवर्स जब आप इस मैट्रिक्स पे लगाएंगे, की वाली मैट्रिक्स पे देखिए यहाँ पर लाप्लास इनवर्स लगाया गया है ना इसका, तो हमें इस मैट्रिक्स पे लगाना है। तो जो 2/s+1 है उसका जब आप लाप्लास इनवर्स लेते हैं तो क्या आता है, 2 to the power e माइनस टी। सिमिलरली यहाँ +2 है तो यहाँ -2 आ गया। सिमिलरली यहाँ +1 है, देन यू गॉट e to the power -t, +2 -2। सिमिलरली -2/s+1 है तो -2 to the power -t, यानी कि नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा। सिमिलरली नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा। अगर आपने इसके पिछले वाला वीडियो देखा होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, आप इसको एक झटके में समझ जाएंगे और कर ले जाएंगे। सिमिलरली तो अब यहाँ पे हमें और किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें तो ये मिल गया। अब एक्स ऑफ टी क्या है, एक्स ऑफ टी एक्चुअली एक्स ऑफ टी नहीं है, एक्स ऑफ 0 है, जो कि फॉर्मूला में हमने ऊपर देखा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरल इक्वेशन में जो एक्स ऑफ 0 है ये यहाँ पे दिया हुआ, ये क्या होता है एक्स ऑफ 0, ये इनिशियल स्टेट को डिफाइन करता है कि इस मतलब एट टी इक्वल टू 0 जो सिस्टम हमारा था, सिस्टम वेरिएबल इस स्टेट में था, उसी को हम लिख लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में, जो कि 1 और 2 आएगा। देन इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक सॉर्टेड मैट्रिक्स मिलेगी, जिसको मैंने एट द एंड ऑफ दिखाया है यहाँ पे। तो सॉर्टेड मैट्रिक्स आपको मिलेगी यहाँ है वो, और इस वाले की जो सॉर्टेड मैट्रिक्स मिलेगी वो यहाँ पे है वो। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको मैंने दिखाया, जब आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी। अब इसको क्या करेंगे आप, इस पर लाप्लास इन्वर्स लगा देंगे। तो लाप्लास इन्वर्स जब आप इस पर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन से हमें इसे ब्रेक कर दिया है 3 पार्ट में, और इसे भी 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब आप इस पर लाप्लास लगाएंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा बाय लीनियर प्रॉपर्टी। तो लीनियर प्रॉपर्टीज हमने लगा दिया यहाँ पे लाप्लास। ये देखिए, ये देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको प्रॉपर्टीज लाप्लास लगाना और आपको कुछ मैट्रिक्स से कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन एकदम हलवा है, 7 नंबर आप लेके चल जाएंगे आराम से। तो सिमिलरली हमने इसका भी रिप्रेजेंटेशन कर दिया और इसका भी रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया। तो लास्ट में जो इक्वेशन हमें बनेगी ये और ये, इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा ये मिलेगा, यानी कि एक्स ऑफ टी हमें फाइंड करना था, जो कि हम निकाल चुके हैं। सॉल्यूशन बोला गया था हमें निकालना। तो नॉन होमोजीनियस का जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है उसका ये रहा इक्वेशन। इसमें सभी चीज़ को आपको पुट करना है, उसको सॉल्व करते चले जाना है स्टेप बाय स्टेप, और आप उसको निकाल लेंगे एट द एंड। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो लगाइए, डाउट है तो उसे पूछिए अपने से, नहीं तो फ्रेंड से पूछिए या टीचर से पूछिए। सिमिलरली इस पर एक और क्वेश्चन फ्रेम होता है, ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया रहेगा, उससे बोला जाएगा कि आप स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करिए। तो ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है वाई ऑफ एस अपॉन यू ऑफ एस, जो कि किसी फॉर्म में दिया रहेगा ट्रांसफर फंक्शन आपको, उसको आपको निकालना है, उसका आपको स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी कि उसको आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये एक्चुअली डेरिवेशन टाइप का है, या एक्चुअली इसमें डेरिवेशन नहीं आता, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो कंसिडर किया हुआ है एक एग्जांपल, इसमें कांस्टेंट के फॉर्म में लेके कंसिडर किया हुआ है, एक जनरल एक्सप्रेशन लिया गया है, फिर उसको शो किया गया कैसे करना है। तो मैं डायरेक्टली ये सब समझा के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन समझाता हूँ, तो क्वेश्चन समझ जाएंगे तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 के 21 22 में रिपीट किया गया था क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस कर जाइए इसे। वाई ऑफ एस अपॉन यू एस इतना दिया हुआ है, अब इसे हमें स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करना है इसका, तो हम इसे ब्रेक करेंगे एक्चुअली। तो वाई ऑफ एस ऊपर वाला टर्म जो है वाई ऑफ एस उसको ऐसे रहने देंगे, नीचे वाला टर्म को हम कोई भी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मान लीजिए वाई वन ऑफ एस हमने लिया है, हम इसको भी वन ऑफ एस कुछ भी मान सकते हैं, भी वन ऑफ एस मान लीजिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे भी वन ऑफ एस, बिकॉज ये कट जाएगा तो इसका कोई मीनिंग चेंज नहीं होगा। दैट्स वाई जो यहाँ पे कंसिडर करेंगे उसी को यहाँ कंसिडर करना है। एंड सिमिलरली यू ऑफ एस आपको नीचे कंसिडर करना है। सिमिलरली हमने यहाँ कंसिडर किया है, देन यू विल ब्रेक दिस फंक्शन multiplication and you will distribute this function to this and this function to this। अब आप दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले आपने स्प्लिट मेथड लगाया और दोनों को अलग अलग ट्रांसफर फंक्शन असाइन कर दिया। तो पहले ट्रांसफर फंक्शन को हमने माना है कि वो इस प्रकार से है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो वाई ऑन ऑफ एस जो है यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा ये, और यू ऑफ एस यहाँ आ जाएगा तो ये बनेगा ये। सिमिलरली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि s टू द पावर 3 है, यानी कि जब आप इसका क्या कहते हैं उसको लाप्लास इन्वर्स लेते हैं, तो लाप्लास इन्वर्स अगर आपने देखा होगा ध्यान से, यू ऑफ एस का यू ऑफ टी हो जाएगा। सिमिलरली वाई वन ऑफ एस इंटू एच टू द पावर 3, यानी कि 3 बार डिफ्रेंशिएशन अगर होगा और उसका अगर आप लाप्लास लेते हैं तो एच टू द पावर 3 होता था ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे वाई वन ऑफ टी, ये 3 डॉट्स दिखा रहा है, ये 3 बार डिफ्रेंशिएशन है ऑफ किसका, वाई वन ऑफ टी का विद रिस्पेक्ट टू टी। सिमिलरली यहाँ पे 6 इंटू एच टू द पावर 2 था, तो यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएशन होगा वाई वन ऑफ टी का, और यहाँ पे उसका कांस्टेंट यानी कि कोफिशिएंट आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा और उसका कोफिशिएंट आ जाएगा, और यहाँ पे एक बार उसका वाई वन ऑफ एस का मल्टीप्लिकेशन होगा, जिसको हम लाप्लास इन्वर्स लगाते हैं तो वाई वन ऑफ टी बन जाएगा। नाउ क्या, ये जो केस मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको हर क्वेश्चन में कंसिडर करना है। जहाँ भी आपको क्या पूछेगा, आपको पूछेगा जहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन टू स्टेट स्पेस अगर आपको पूछता है, तो ये वाला स्टेप आपको हर जगह लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें बहुत बार कंफ्यूज हो जाता था कि किसको क्या कंसिडर करना है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ एक बार में ही। तो आप सिमिलरली क्या कीजिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव दिया हुआ है उसको वाई वन ऑफ टी आप देख रहे हैं, उसको आप मान लीजिए एक्स वन ऑफ टी। सिमिलरली वाई वन ऑफ टी जो कि एक बार डिफरेंशियल फॉर्म में है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई वन ऑफ टी को आप मान लीजिए कि वो एक्स वन ऑफ टी का डेरिवेटिव है। मतलब यानी कि ये पहले क्वेश्चन माने, आप दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई वन ऑफ डॉट लग जाएगा एंड एक्स वन ऑफ डॉट लग जाएगा, यानी कि दोनों डिफरेंशिएटिव है एक बार। तो सिमिलरली आप यहाँ पे जो एक बार डिफरेंशिएट कर दिए हैं उसको एक्स टू ऑफ टी मान लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि जब आप वाई वन ऑफ टी को एक बार डिफरेंशिएट कर चुके थे और उसको आप एक्स टू ऑफ टी मान लिए थे, तो दोबारा जब उसको डेरिवेट करना होगा तो उसको आप एक्स टू ऑफ टी मान के एक बार डेरिवेट करिए और उसको एक्स थ्री ऑफ टी मान लीजिए। एंड सिमिलरली जब एक्स थ्री ऑफ मतलब वाई वन ऑफ टी को तीसरी बार डेरिवेट करना होगा तो उसको आप एक्स थ्री ऑफ टी का एक बार डेरिवेटिव करके दिखा दीजिए, यानी कि एक्स थ्री ऑफ टी जो है वो ऑलरेडी 2 बार डेरिवेट हो चुका है, उसको एक बार हम डेरिवेट करके शो कर देंगे।
यहाँ पे एक्चुअली कन्फ्यूजन ये होता है ना कि हम इसे ही पहले बात x2 ऑफ टी मान लेते हैं और हम यहाँ पे ऑर्डर गड़बड़ा देते हैं। इसको फिर हम x3 ऑफ मान लेंगे, इसको 4 मान लेंगे एंड सिमिलरली हमारा ऑर्डर गड़बड़ हो जाता है। तो पहले आपको ये कंसिडर करना है, उसको आप पहले x1 ऑफ टी मान लीजिए, मतलब वेरिएबल पहले चेंज कर दीजिए। उसका एक बार डेरिवेटिव जो आप लेंगे उसको x2 ऑफ टी मान लीजिए, उसका 2 बार डेरिवेटिव लेंगे। सिमिलरली उसके आगे वाले x2 ऑफ टी का एक बार डेरिवेटिव करके आप उसको x3 ऑफ टी मान लीजिए। एंड सिमिलरली लास्ट स्टेप में जब आप इसको तीसरी बार डेरिवेटिव करते हैं तो उसको आप x3 ऑफ टी सिंगल डेरिवेटिव से शो कर दीजिए। सिमिलरली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्वेश्चन लगाएंगे समझ में आ जाएगा। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, हम x3 ऑफ टी जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, अब इसको रिप्लेस कर देंगे। 3 बार डेरिवेटिव को हम क्या लिख चुके हैं, x3 ऑफ टी लिख चुके हैं, तो इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ से। एंड सिमिलरली बाकी सबको भी रिप्लेस कर देंगे जो हमने कंसिडर किया था। सो जो हमने कंसिडर किया था उसके हिसाब से हम रिप्लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा -9 ऑफ x1 ऑफ टी, 11 ऑफ x2 ऑफ टी, 6 ऑफ x3 ऑफ टी एंड u ऑफ टी मिल जाएगा। यहाँ पे एक बार आप ना हो तो मैच कर लीजिए क्या हमने सही माना है या गलत माना है। तो एक्चुअली हमने क्या किया है, हमने x3 ऑफ टी को यहाँ रखा है, बाकी सबको उधर भेज दिया है, तो इसीलिए सबके सामने माइनस लग गया है। तो वही चीज़ हमने यहाँ कंसिडर की है। और x2 ऑफ टी जो था उसको हमने x3 ऑफ टी माना था, x1 ऑफ टी था उसको हमने x2 ऑफ टी माना था, सिमिलरली y ऑफ टी था उसको हमने x1 ऑफ टी माना था। नीचे आप सब देख चुके हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्या मिला था, हाईएस्ट डेरिवेटिव हमें x3 ऑफ टी मिला था जो कि 3 बार डेरिवेटिव शो कर रहा था। तो हमें x1 ऑफ टी, x2 ऑफ टी इन तीनों के डेरिवेटिव के फॉर्म में स्टेडी स्पेस रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो सिमिलरली हमने उन्हीं 3 डेरिवेटिव को यहाँ लिख लिया है। और अब उस इक्वेशन में आप देखेंगे कि x1 ऑफ टी, x2 ऑफ टी एंड x3 ऑफ टी बिना डेरिवेटिव वाले जो सिंपल फंक्शंस थे क्या वो प्रेजेंट है और उनके कोफिशिएंट क्या है। तो जैसा कि आप x3 ऑफ टी का इक्वेशन देख लीजिए, इतना बड़ा है, उसमें ऑब्वियसली सारे टर्म प्रेजेंट थे 9, 11 एंड -6 जो कि x1, x2, x3 का कंपोनेंट था। सिमिलरली x2 ऑफ टी जो इक्वेशन आप देख रहे हैं उसमें सिंपली x3 ऑफ टी इक्वेशन मतलब इक्वेशन 2 का आप देख रहे हैं उसमें सिंपली x3 ऑफ टी टर्म ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे देखिए ओनली 1 से मल्टीप्लाई है, यानी कि जब आप इसको रो इंटू कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि रो इंटू कॉलम से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 ऑफ टी 1 से मल्टीप्लाई होगा और सिर्फ वही टर्म शो करके आएगा। सिमिलरली x1 ऑफ टी केस में क्या था, x2 ऑफ टी, हेंस जब हम इसे रो इंटू कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि x2 ऑफ टी 1 से मल्टीप्लाई होकर ऑलरेडी ओनली वही एग्जिस्ट करेगा। तो सिमिलरली बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसको शो कर दिया। एंड यू ऑफ टी का क्या किस्सा है, यू ऑफ टी यहाँ पे एक बार आया है जो कि इक्वेशन फर्स्ट में शो किया गया है और वो x3 ऑफ टी का डेरिवेटिव में आया था इक्वेशन। तो u ऑफ टी को हमने यहाँ पे 1 से शो किया है बिकॉज ये x3 ऑफ टी में आया था, यानी कि बाकी दोनों केस के लिए ये 0 हो जाएगा, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। और इस इक्वेशन 1 के लिए जो x3 ऑफ टी में आया था उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वहाँ पे शो करेगा। तो सिमिलरली काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि यहाँ पे भी सेकंड जो हमने मान के रखा था, जो हमने स्प्लिट मेथड लगाया था उसमें हमें 2 ट्रांसफर फंक्शन मिली थी। तो पहला ट्रांसफर फंक्शन हमने तो निकाल दिया स्टेडी स्पेस रिप्रेजेंटेशन, अब बच गया दूसरा वाला। तो दूसरे वाले को भी हम यहाँ लिख लेंगे। दूसरा वाला कौन सा था, दूसरा वाला ये वाला बच गया था, इसको हमने यहाँ लिखा है। तो इस वाली इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी हम लाप्लास इन्वर्स लेंगे दोनों साइड। लाप्लास इन्वर्स लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ y1 ऑफ टी, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y1 ऑफ टी एंड y ऑफ टी मिलेगा। कोफिशिएंट आप देख सकते हैं 7, 12 एंड 8। सिमिलरली अब आप कहेंगे कि ये x3 ऑफ टी, x2 ऑफ टी और x1 ऑफ टी कहाँ से आया। सिमिलरली आप देखिए पिछली बार आपने क्या कंसिडर किया था वहाँ पे, तो x1 ऑफ यहाँ पे क्या कंसिडर किया था आपने, y1 ऑफ टी का डिफरेंशिएटिव जो आपने कंसिडर किया था x2 ऑफ टी कंसिडर किया था। तो सिमिलरली वो रिप्लेस हो गया x2 ऑफ टी से। एंड y डबल डेरिवेटिव को आपने किससे रिप्लेस किया था, x3 ऑफ टी से, तो x3 ऑफ टी से रिप्लेस हो गया। जो यहाँ पे एट द एंड रहता है ना उससे रिप्लेस करना है, ना कि बीच वाले से रिप्लेस करना है, ठीक है। सिमिलरली नाउ इसको तो आप जानते हैं कि अगर आप y1 ऑफ टी अपने लिया था तो उसको अपने x1 ऑफ टी कंसिडर किया था। तो सिमिलरली हमें भी यहाँ पे 3 कंपोनेंट मिलेंगे, x1 ऑफ टी, x2 ऑफ टी एंड x3 ऑफ टी। ये जो है आउटपुट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक इक्वेशन बन रहा है, एक रो बन रहा है, एक कॉलम बन रहा है। इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो हमें एक इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे u ऑफ टी में u ऑफ टी एक भी नहीं है, तो जिसकी वजह से हम इसे 0 मैट्रिक्स से शो करेंगे। बिकॉज जब इस मैट्रिक्स वाले इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही मिलेगा एट द एंड। तो सिमिलरली हमारा ट्रांसफर फंक्शन से स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो कि 2 ट्रांसफर फंक्शन एक्चुअली इसमें कंसिस्ट थे। तो इसमें हमने स्प्लिट मेथड लगाया और दोनों ट्रांसफर फंक्शन का स्टेट मॉडल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। सिमिलरली स्टेट स्पेस से अब आपको ट्रांसफर फंक्शन में आना है, यानी कि पहले तो ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ था। यहाँ पे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, ट्रांसफर फंक्शन से स्टेट स्पेस में करेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे स्टेट स्पेस से ट्रांसफर फंक्शन में आपको करना है। तो इसके लिए पहले एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगर वो आपका होमोजेनियस इक्वेशन होता है तो इसकी सॉल्यूशन पे आप ध्यान दीजिए। अगर वो होमोजेनियस इक्वेशन है तो उस केस में आपका जो डेरिवेशन कभी कभार पूछा जाता है,
कभी कभार आपकी क्लास में भी ये सीटी में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि डिराइव द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन, तो इसको आप एक बार देख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। होमोजेनियस इक्वेशन वो होता है जिसमें एक पर्टिकुलर जो मैट्रिक्स होती है, कोई एक मैट्रिक्स आती है, यानी कि एक्स ऑफ टी जो है उसमें जो सिस्टम मैट्रिक्स है सिर्फ वही शो करता है, उसके साथ कोई अदर मैट्रिक्स नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस, यानी कि कोई एक ही मैट्रिक्स इसमें शो करेगा और ये बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है। तो जैसा कि हमने ऊपर प्रूविंग किया था, पहले हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे दोनों साइड, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ने लिया, तो हमने इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो x इंटू एक्स ऑफ एस आया माइनस एक्स ऑफ जीरो आया। देन इस साइड में हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ एस, सिमिलरली एस इंटू एक्स ऑफ एस हमने यहाँ कर दिया और जो ये वाला टर्म थी हमने यहाँ ला दिया, फिर हमने उसे कॉमन ले लिया और जो एक्स ऑफ जीरो था उसको हमने राइट हैंड साइड भेज दिया। सिमिलरली मल्टीप्लाइंग विद दिस, जैसे कि हमने ऊपर किया था, यहाँ पर भी हमने वही किया है कि हमें एस आई माइनस ए का एस आई माइनस ए को हटाना है, तो उसका इन्वर्स हमने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो इधर का इन्वर्स के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा एक्स ऑफ एस, तो उधर एक्स इन्वर्स वाला एक्स ऑफ जीरो के साथ बैलेंस हो जाएगा। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, हम एक्स ऑफ एस को एक्स ऑफ टी में हमें मतलब सोल्यूशन निकालना है, तो ऑब्वियसली हम एक्स ऑफ टी में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाप्लास इन्वर्स लगाएंगे। लाप्लास इन्वर्स लगाने के बाद हमें जो इक्वेशन फॉर्म होकर मिलेगी वो एक्स ऑफ टी की फॉर्म में मिलेगी, जो कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ इस पूरे के बराबर होगी। सिमिलरली इनिशियल कंडीशन को हम कांस्टेंट मान के बाहर ले लेंगे और लाप्लास का जो ये अंदर का टर्म है ये हमारा बन जाता है ई ऑफ ए टी। ई ऑफ ए टी ही स्टेट ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स होता है। तो ये पूरी सॉल्यूशन होती है होमोजेनियस की, और ई ऑफ टी हमारा स्टेट मैट्रिक्स होता है, जो कि इस फॉर्म में शो होता है। ऊपर मैंने आपको बता दिया था, इसी को स्टेट ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब इसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि एक्चुअली आता है पेपर में क्यू के, रिपीट करता है बहुत बार, पक्का एक क्वेश्चन जरूर होगा जिसमें पूछा जाएगा कि स्टेट ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स होता क्या है, उसका डेरिवेशन बताइए और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो सके तो लिख दीजिए। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं इसे क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स देख लीजिए, जिसको हम ई ऑफ टी यानी कि फाई ऑफ टी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब ये होता है लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस आई ए माइनस ए का होल इन्वर्स। सिमिलरली अगर आप एक्स ऑफ जीरो फाई ऑफ जीरो लेते हैं तो ये पावर जीरो होगा और इसको वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर आप उसकी पावर माइनस लेते हैं तो वो माइनस उसकी पावर में जाकर मल्टीप्लाई होगा, उसे हम ई टू द पावर माइनस ए टी या फिर फाई माइनस टी भी लिखते हैं। सिमिलरली अगर आप उसकी पावर एन लेते हैं तो वो उसकी पावर एन जाएगा और फिर वो फाई एन ऑफ टी भी कहलाएगा। सिमिलरली अगर आप प्लस करके करेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे कि आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ खेलते हैं, ई की पावर 80 आप लेते हैं और बेस आपका सेम रहता है, तो ऑब्वियसली आपका जो पावर होगा वो ऐड हो जाएगा। तो पावर ऐड होगा तो उसको चाहे आप अलग करके दिखाइए या ऐड करके दिखाइए। यहाँ पे ऐड था तो इसको हमने अलग कर दिया, अलग करने के बाद हम इसे दो इक्वेशन के फॉर्म में शो कर सकते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव वाला जो है इसे हमने इस फॉर्म में शो किया। जब यहाँ पे ये कॉमन फंक्शन जो होंगे ये कट जाएंगे तो बचेगा जो T1 एंड T3, तो लास्ट में हम उसे उसी फॉर्म में शो कर देंगे, फाई T1 एंड फाई T3। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, पहले ये सब्ट्रैक्ट थे पावर में, अब उसको हमने अलग कर दिया, माइनस इसके साथ चला गया। सिमिलरली जो माइनस गया है उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जानते हैं, एंड टिंग टू द पावर माइनस उसे हम लिख सकते हैं ना 1 e टू द पावर 80। सिमिलरली वो नीचे चला गया तो उसे हम फाई T1 एंड फाई T2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं। और स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होता है वो ये रहा, स्कोप इसकी क्या होती है मैंने लिख दिया है। सिमिलरली अब आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन जो फ्रेम होता है, एक्चुअली हमें क्वेश्चन से मतलब है। और ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें मैंने ये दिखाया है कि अगर आपको कोई यू हैव गिवन अ स्टेट स्पेस इक्वेशंस एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, और ये क्वेश्चन जस्ट का तक मैंने यहाँ उठा लिया है जैसा कि Q2 में फ्रेम हुआ था 21 एंड 22 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x1 ऑफ टी जिसमें a और b की वैल्यू दी हुई है, एंड x2 ऑफ टी जिसमें c एंड d की वैल्यू दी हुई है। तो सिमिलरली उसको ध्यान से हम यहाँ पे रखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला एक्चुअली आता है उसको भी डिराइव करना पड़ता है, तो उसको मैंने बेसिकली यहाँ लिख दिया है। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देख लीजिए, जब भी आपको बोला जाएगा कि आपको स्टेट स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, उससे बोला जाएगा कि आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो ये इक्वेशन बहुत काम आएगा। इसको आप बोल करके लिख लीजिए, स्टेट स्पेस टू ट्रांसफर फंक्शन निकालने का ये फॉर्मूला है। कैसे अप्लाई होता है पहले तो मैंने बता दिया कि आपको निकालना है इस दो इक्वेशन जो दिया हुआ है, इस दो इक्वेशन में से आपको ABCD की वैल्यू निकालनी है। पहला ए ये हो गया, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे है। तो ABCD की वैल्यू हमने निकाल ली। ABCD की वैल्यू कहाँ हमने निकाली है, ये देखिए, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये रही, सी की वैल्यू उसी क्वेश्चन हमने निकाल ली यहाँ पे, एंड डी की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से। एक्चुअली जो ये दोनों इक्वेशन कंबाइन हैं, इन दोनों से हमें ए बी की वैल्यू मिलेगी, और जो यहाँ पे आउटपुट इक्वेशन दिया है उससे हमें एक्चुअली मिलेगा सी की वैल्यू। यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमें इनपुट पैरामीटर्स के फॉर्म में शो करता है, जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारा आउटपुट पैरामीटर के फॉर्म में शो करता है। तो आउटपुट पैरामीटर जो शो करता है उसमें एक सी मैट्रिक्स होता है, एक डी मैट्रिक्स होता है। तो डी मैट्रिक्स जो होता है वो इनपुट वेक्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद बनता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आउटपुट इक्वेशन हमारे पास है सिर्फ y = x1 के बराबर है, तो उसे पहले हम x1 और x2 के कॉलम मैट्रिक्स से पहले मैच करेंगे, जहाँ पे
ये वैल्यू 1 है और x2 ऑफ t के जो वैल्यू है 0 है। सिमिलरली u ऑफ t की वैल्यू भी 0 है, हेंस वाई d मैट्रिक्स भी 0 है और c का मैट्रिक्स 1,0 बनेगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, पहले आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेना है। मैं कहीं कहीं कुछ गलत बोल जा रहा हूँ तो उसको आप एक चीज़ है कि आप उसे रेक्टिफाई कर लीजिए। यहाँ मैंने इसीलिए लिखवा कर रखा है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है जो कि यहाँ दिया हुआ है, जहाँ पे y है आउटपुट वेक्टर मैट्रिक्स एंड x है स्टेट वेक्टर मैट्रिक्स। सो इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपको दिया रहेगा जहाँ से आप a b की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए उस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगर आप इतना देख के निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, तो हम उसको इसी क्वेश्चन में डाल सकते हैं अब, और इसी क्वेश्चन में डालते हुए आप चले जाएंगे तो x-a की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, इन्वर्स करेंगे उसकी तो ये मिल जाएगी, c-a का फिर इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स नहीं करेंगे एक्चुअली, c-a इन्वर्स मिला है उसमें c का मल्टीप्लाई करेंगे, तो c का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। नाउ अब फिर यहाँ क्या करना है, b का मल्टीप्लाई करना है, तो b का मल्टीप्लाई करेंगे हम हियर, b का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिल जाएगा। d ऑलरेडी हम जानते हैं 0 था, तो हमें जो लास्ट में जो ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन मिला वो ये मिला। जब हम इसके डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो जो हमें 2 जीरोज़ मिलती हैं इसकी, उसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। पोल हमें क्या मिला, -1 एंड -2 मिला। इसका हमने कॉम्प्लेक्स जो प्लेन होता है रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस, उस पर हमने इसे प्लॉट किया। सिंस दे आर लाइंग एट द लेफ्ट साइड एंड द सिस्टम इज स्टेबल, अगर इनमें से कोई एक भी लेफ्ट साइड राइट साइड लाई करता तो उसे हम अनस्टेबल बोल देते। सिंस बोथ आर लाइंग एट द नेगेटिव साइड, मेरा मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द एस प्लेन, हैंस द सिस्टम इज स्टेबल। हालांकि क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, अगर आप इतना जानते रहेंगे तो सही रहेगा। जो नीचली पार्ट होती है वो पोल बताती है, इसका आप फैक्टराइज करेंगे तो जो आपको मिलेगा उसको आप इक्वल टू 0 करेंगे, उससे जो आपको जीरोस मिलेंगी उस जीरोस को प्लॉट करेंगे इस प्लेन पे। अगर वो दोनों नेगेटिव है तो सिस्टम स्टेबल होगा। अगर आइदर ऑफ देम इज पॉजिटिव, यहाँ मैंने लिख रखा है आइदर ऑफ देम इज पॉजिटिव देन इट इज अनस्टेबल, एंड बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली बात है कि वो भी अनस्टेबल होगा। सिमिलरली अब हम क्या निकाल रहे हैं, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होता है मैंने ऊपर बताया था आपको, उसका रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में होता है। लाप्लास इन्वर्स हमने किसका लेना है, s-a होल इन्वर्स का हमें लाप्लास इन्वर्स लेना है। तो लाप्लास इन्वर्स हम ले सकते हैं सिंपली, क्योंकि अब हमने तो s-a का इन्वर्स निकाल रखा था ऊपर, यहाँ पे s-a का इन्वर्स, तो इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे जो कि हमने ला रखा है। कहाँ गया, ये रहा इक्वेशन। इसका जब हम लाप्लास इन्वर्स लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लाप्लास इन्वर्स लेने से पहले हम इसे फैक्टराइज करेंगे, बिकॉज फैक्टराइज नहीं करेंगे तो स्प्लिनिटी प्रॉपर्टी नहीं लगी लाप्लास की। तो फैक्टराइज करने के बाद हमें ए बी जो मिलेगा वैल्यू, आप देख सकते हैं हर केस में ए बी वैल्यू मिल गई। इसका हमने फैक्टराइज कर दिया इस फॉर्म में। अब लाप्लास लेंगे, सिमिलरली -1/s+1 है तो हम उसका जानते हैं लाप्लास इन्वर्स क्या होगा, -e⁻−t होगा। सिमिलरली 2/s+2 है तो +2 नीचे है तो ऊपर -2 हो जाएगा, सिमिलरली 2 बाहर आ जाएगा। तो हर केस में हम देख सकते हैं उसी प्रकार से आ गया ये। तो ये जो हमारा बनता है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, STM। इसको आप कह सकते हैं कि फाई ऑफ टी हमें मिल गया ये। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में यही 2 चीज़ पूछी गई थी। पहला पूछा गया था कि इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालिए, जो कि हमने निकाल दिया। फिर पूछा गया उसका स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालिए, वो भी हमने निकाल दिया। तो उसी प्रकार से ये जो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन है, इन चंद क्वेश्चन में फ्रेम होता है। इनमें जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइदर स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन टू ट्रांसफर फंक्शन या फिर ट्रांसफर फंक्शन टू स्टेट स्पेस पूछा जाता है। होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन पूछे जाते हैं, और इनमें स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं ये पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं 2 नंबर के वो पूछे जाते हैं, जैसे कि स्टेट वेक्टर, स्टेट वेरिएबल, स्टेट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए, क्या कहते हैं वो देख लीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं इक्वेशन का जो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ये कभी कभार पूछा जाता है। एक्चुअली मैं शायद जहाँ तक देखा हूँ EQ के प्रीवियस क्वेश्चन जो कि रिपीट हुए हैं, इन सब में से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इनको हल्का फुल्का भी ध्यान देते हैं तो चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मोस्टली इंपॉर्टेंट ये सब है, ये सब इक्वेशंस हैं, ये सब जो आप फाइंड करते हैं। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन करवाया था होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस पे, ये सब एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर बार आता है एक्चुअली, तो इन सब का प्रैक्टिस आपको मस्ट नेसेसरी। अगर आप बेसिक सिस्टम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैप्टर को तो छोड़िएगा मत। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपने पढ़ रखा है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका आएगा, तो आप उसे बना ले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात होती नहीं है। सिंपल सी मैट्रिक्स आते हैं, उसको आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं सिंपली, और उसको कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं सिंपली। तो एट द लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। तो अगर आप इतना तक जुड़े हुए थे तो आप मान के चलिए कि आपका बेसिक सिस्टम का चैप्टर 4 ठीक तरीके से कवर हो गया है, और जो क्वेश्चन आने वाले थे वो आपने देख चुके हैं। आपको बस क्या करना है, अब आपको बस प्रैक्टिस करना है। और चैप्टर 5 का जो 1 शॉट है मैं जल्दी ला दूंगा, जो कि जेट ट्रांसफॉर्म पे है। तो वो भी कुछ इसी टाइप का चैप्टर है, जैसा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था उसी टाइप का जेट ट्रांसफॉर्मेशन है। उनमें भी कुछ हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड उसी प्रकार से BSS का सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।